लास्ट वीडियो में हमने 15 डायमेंशनल फार्मूले लास्ट डायमेंशनल फार्मूला किया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का 16th। और भी हमारे पास कुछ डायमेंशनल फार्मूले हैं, जैसे हम स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। स्ट्रेस जो होता है ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो स्ट्रेस और प्रेशर सेम ही चीज़ है, प्रेशर भी हम इसको राइट कर सकते हैं और प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल चुके हैं पहले। फोर्स के लिए हम राइट करते हैं m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका है? फोर्स का। और एरिया का अगर राइट करें l की पावर 2 लिख सकते हैं हम एरिया के लिए। तो डायमेंशनल फार्मूला जो कंबाइन करके जो डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा m की पावर 1 l पावर -1 t की पावर -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा हमारा किसके लिए? स्ट्रेस के लिए। और यूनिट अगर देखें, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, इसकी यूनिट राइट कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद 17th फार्मूला हम करते हैं स्ट्रेन के लिए। स्ट्रेन जो होता है एक तरह का, जब भी हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज आता है डायमेंशंस के अंदर। मीनिंग अगर किसी वायर के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें, हो सकता है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए। और अगर हम सपोज करें डेल्टा एल उसकी लेंथ में चेंज है और ओरिजिनल लेंथ उसकी एल है, तो ये जो रेशियो होता है ओरिजिनल मीनिंग चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये रेशियो, या अगर किसी और पैरामीटर के अंदर चेंज होता है, जैसे एरिया में चेंज हो जाता है पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम में चेंज हो जाता है पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये 3 तरह की स्ट्रेस हम डिस्कस करेंगे 7th यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला जो आएगा इसके लिए कि डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे लेंथ के डायमेंशन लेंथ से, तो कोई डायमेंशनल फार्मूला इसका नहीं है। m की पावर भी 0 आएगा, लेंथ की पावर भी 0, टाइम की पावर भी 0, और इसकी कोई यूनिट भी नहीं है, नो यूनिट, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी ये हमारे पास है। इसके बाद स्ट्रेन के बाद अगर हमारे पास हम नेक्स्ट चेक करें, हमारे पास आता है इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस 3 तरह का मॉडुलस होता है। ई से लिखते हैं जनरली हम इसको, इलास्टिक मॉडुलस 3 तरह का। यंग मॉडुलस y से लिखते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है बल्क मॉडुलस और एक हमारे पास है शियर मॉडुलस, जी से लिखते हैं। तीनों का ही फॉर्मूला, वैसे डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन यूनिट्स जब निकालेंगे यूनिट्स तो इनकी सेम ही आएगी, इसलिए डायमेंशनल फार्मूला भी तीनों के लिए क्या रहेगा? सेम। तो जनरल फार्मूला अगर इलास्टिक मॉडुलस के लिए देखें हम, दिस इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। ये भी हमारे आगे 7th यूनिट में टॉपिक आएगा, स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास है। स्ट्रेस के लिए क्या डायमेंशनल फार्मूला है? हमने ऊपर निकाला है m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। ये हमारा स्ट्रेस का। स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं है, तो m की पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 0। तो मीनिंग वही डायमेंशनल फार्मूला आएगा जो हमारा स्ट्रेस का, वही इलास्टिक मॉडुलस का होगा। और इसकी यूनिट क्या आएगी? यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर की पावर -2, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये हमारा शियर मॉडुलस हो गया। इसके बाद हम 19 नंबर पे अगर चेक करें, और भी हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आएगी। तो 19 नंबर पे हम अब आते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंगुलर मोशन की। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले एंगल का ही देख लेते हैं। एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? थीटा से डिनोट करते हैं। एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ। प्लेन एंगल के लिए करें, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस होता है। क्योंकि जैसे ये जो एंगल बनता है ये थीटा, कोई भी आर्क, अगर रेडियस हमने ये आर लिया है, ये जो आर्क है एल, तो ये जितने एंगल सबटेंड करेगी यहाँ पे, इसको हमने नाम दिया थीटा। तो थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा, एक तरह से लेंथ है और रेडियस भी क्या है? लेंथ ही है। लेंथ और लेंथ कैंसिल कर देंगे तो डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t0। मीनिंग हम जो है एंगल जो है हमारे पास वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। एंगल का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, बट इसकी यूनिट हम पढ़ते हैं रेडियन। यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन। रेडियन इसकी यूनिट है, RAD से लिख देते हैं शॉर्ट में इसको। उसके बाद 20th नंबर पे हम आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है एंगल के बाद हम करते हैं एंगुलर स्पीड कर लेते हैं। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड अब क्या आ गई? एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से लिखते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है एंगुलर स्पीड है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखें, एंगल के लिए हमारे पास कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है।
ऊपर एंगल आ गया ना, चेंज इन एंगल, एंगल हो या चेंज इन एंगल हो सेम ही रहेगा। और जो टाइम, नीचे टाइम है, अब टाइम के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, m⁻0 L0 t⁻1 हो जाएगा बस। तो मीनिंग अगर इनको कंबाइन करके देखें m⁻0 L0 और t की पावर क्या हो जाएगा -1। और यूनिट अगर देखें एंगल की यूनिट रेडियन और टाइम के लिए सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। 21 नंबर पे जाते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा से लिखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को हम। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला है हमारे पास t⁻⁻1, और टाइम के लिए नीचे क्या आ जाएगा, t⁻⁻1 आ जाएगा। अगर कंबाइन करके इसको राइट करें तो क्या आ जाएगा, m0 L0 t की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ t की पावर क्या था, ये डिवाइड में था ना, डिवाइड में तो +1 ही आएगा, तो t की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। और यूनिट देखें अगर इसकी, तो रेडियन सेकंड की पावर कितना हो जाएगा, -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जो टर्म है वो हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर जो हमारी 5th आएगी उसमें हम एंगुलर मोशन की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो फॉर्मूला है, अगर हम r/p, मीनिंग इसको मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं हम। अगर लीनियर मोमेंटम को हम किसी भी पॉइंट का लीनियर मोमेंटम उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो सिंपल याद रखिए, r/p, r डिस्टेंस है, यहाँ पे p मोमेंटम। हमें तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना, भी डिस्कस हम इसको कंप्लीट करेंगे यूनिट के अंदर। तो r जो है वो लेंथ का डायमेंशन है, लेंथ की पावर 1 होगी, और p का डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल चुके हैं। p का डायमेंशनल फार्मूला आया था m की पावर 1 L की पावर 1 t की पावर -1, लीनियर मोमेंटम। p क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम। तो मीनिंग कंबाइन करके अगर राइट करें, डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, पहले m की पावर 1 आ जाएगा, L की पावर 2 हो जाएगा, और t की पावर -1 हो जाएगा। तो ये जो आया हमारे पास, जैसे ये क्या आ गया हमारे पास, डायमेंशनल फार्मूला आ गया किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो यूनिट अगर इसकी राइट करें हम, यूनिट अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, किलोग्राम, L के लिए मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड की पावर यहाँ से -1 हो जाएगी। तो ये इसका यूनिट आ गया एंगुलर मोमेंटम की। 23rd नंबर पे आते हैं एंगुलर मोमेंटम के बाद। टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, टॉर्क यूनिट इसी यूनिट में आएगी, भी 5th यूनिट में। और टॉर्क जो होता है, ऐसे ही टॉर्क का भी हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे हमने फोर्स का न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया था, F = dp/dt, सेम वैसे ही हमारे पास एंगुलर मोशन में टॉर्क होती है, और टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का तो डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास ये था, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला राइट कर दिया, और टाइम के लिए आ जाएगा t की पावर 1 यहाँ पे। तो अगर इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा m की पावर 1 L की पावर 2 t की पावर -2। मीनिंग टॉर्क का भी वही डायमेंशनल फार्मूला आएगा जो किसका होता है, वर्क का या एनर्जी का होता है। बट यूनिट हम इसकी क्या राइट करेंगे, यूनिट हम इसकी राइट करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं। तो इसको भी हम टॉर्क बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स को। तो फोर्स का होता है न्यूटन, और आर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हो जाएगा मीटर। हम इसको न्यूटन मीटर ही राइट करेंगे, इसको जूल राइट नहीं करेंगे, क्योंकि जूल किसका होता है, वर्क का, और वर्क एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, जबकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी। हम नेक्स्ट यूनिट में इसको भी डिस्कस करेंगे, वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर। हम इसको जूल राइट नहीं करेंगे, क्या राइट करेंगे, सिर्फ न्यूटन और मीटर राइट करेंगे। तो 24th नंबर पे आते हैं। टॉर्क के बाद हमारे पास इनर्शिया का टॉपिक आता है कि इनर्शिया, लीनियर मोशन में इनर्शिया था आपके पास, और एंगुलर मोशन में क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि इनर्शिया तो सिर्फ मास ही है। इनर्शिया क्या है, यहाँ पे मास साथ साथ कर लेते हैं, और मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला m की पावर 1 L0 T0। ये डायमेंशनल फार्मूला किसके लिए, इनर्शिया के लिए, लीनियर मोशन में। और जबकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एंगुलर मोशन के अंदर वही रोल प्ले करता है जो इनर्शिया लीनियर मोशन में प्ले करता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमारे पास अलग है, दिस इज इक्वल टू m × r²।
एम मास पार्टिकल का और आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्योंकि अब रोटेशनल मोशन के अंदर आ गए हम, तो आप सिर्फ अभी यही याद रखिए एम आर स्क्वायर होता है, तो मास के लिए आ जाएगी एम की पावर 1 और आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा एल का स्क्वायर और टी की पावर यहाँ पे 0। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। यूनिट की बात करें तो किलोग्राम और आर डिस्टेंस के लिए हो जाएगा मीटर, मीटर का क्या है स्क्वायर। तो ये किसका आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आ जाएगा। ऐसे ही 25 नंबर पे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद अगर हम और भी कुछ डायमेंशनल फार्मूला करना चाहें तो हम करेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन का करेंगे। रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन है हमारे पास, ये भी डिस्टेंस ही होता है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। यूनिट 5 में हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और के क्या है कि एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, ये भी क्या एक तरह का डिस्टेंस है। किस तरह का डिस्टेंस है वो आगे हम करेंगे। डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला m0 L1 t की पावर 0। तो ये डिस्टेंस ही है, कहीं पे लिखा आ जाए के से डिनोट करते हैं। तो ये अगर गिवन हो के क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो के का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ जायरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये हमारे पास 25 डायमेंशनल फार्मूले बन गए हैं। इसके बाद भी अगर हम कुछ करना चाहें, जैसे वेवलेंथ का मैंने ऊपर बता दिया, वेवलेंथ भी लेंथ ही होता है। 26 नंबर पे फ्रीक्वेंसी का अगर करें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का भी यूज करने वाले हैं हम, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और टाइम का रेसिप्रोकल होते हैं, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो टाइम m0 L0 t की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है, HZ से डिनोट करते हैं इसको हम। और इसके बाद हमारे पास और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट की हम बार बार बात करेंगे यूनिट में। वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज होने वाले हैं उनका हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। ये भी हमारा 7th यूनिट में टॉपिक करेंगे हम डिस्कस। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, नो टाइम। किसके साथ, डिस्टेंस के साथ कितना वेलोसिटी में चेंज आता है। डिफरेंट लेयर होती है लिक्विड की, और अगर हम ये सपोज करें किन्हीं भी दो डिफरेंट लेयर के बीच का गैप अगर dx है, मान लो एक लेयर नीचे है और एक लेयर ऊपर है, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी v है और ऊपर वाले की v प्लस dv है, मीनिंग इससे थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी है। तो और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना dx, तब हम इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी विद हाइट कह सकते हो आप, dx। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास था m0 L1 t की पावर -1, जबकि dx डिस्टेंस होगा तो l की पावर 1, यहाँ l की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा m0 L0 t की पावर -1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, वेलोसिटी ग्रेडियंट की अगर आप यूनिट देखो, क्या यूनिट बनेगी इसकी, निकाल के देखो। दिख रहा है यहाँ से, सेकंड की पावर क्या आएगी -1 पर सेकंड हो जाएगी। तो ये हमारे पास 27 कुछ फॉर्मूले हो गए। हम और भी कुछ फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 28 फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे क्वांटिटी लेके चलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट ले लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट को h से डिनोट करते हैं। h जो आएगा E डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा है, फोटोन की एनर्जी जो होती है h इंटू न्यू होती है, वहीं से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या आ जाएगा, अब एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आता है m1 L2 t की पावर -2, जबकि फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फार्मूला किया हमने, t की पावर -1। तो यहाँ से मिला, इसको कंबाइन कर देंगे, m1 L2 t की पावर, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा -1, मीनिंग ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। और हम इसकी यूनिट भी हम इसकी राइट कर, यूनिट इसकी हो जाएगी जूल, टाइम नीचे है तो ये हो जाएगी जूल सेकंड हो जाएगी यूनिट इसकी, जूल सेकंड। और 29 नंबर पे हम करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार यूज होगा न्यूमेरिकल के अंदर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा से लिखते हैं, इनको थोड़ा सा ऐसे राइट करते हैं नीटा से। अब इसका जो बेसिक फार्मूला जो बनता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, जो फार्मूला हमारे पास है, ये होता है फोर्स
पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट dV/dx। देखो कहीं ना कहीं हमारे पास जब हम किसी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जब किसी लिक्विड के अंदर वो मूव करेगा तो उसकी डिफरेंट लेयर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। और विस्कस फोर्स जो है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है एयर पे, जो एरिया लेयर्स का आएगा उसके डायरेक्टली पोजिशनल होता है, और दूसरा डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा कैसे वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाता है नीटा, तो इस नीटा को ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यह आ जाएगा फोर्स, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमें सबके फॉर्मूले पुट करने हैं। देखो सबसे पहले फोर्स का पुट कर देते हैं m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। एरिया के लिए आ जाएगा l की पावर 2, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का हम निकाल चुके हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या आया था, t की पावर -1 आया था। तो कंबाइन कर देते हैं पूरे को। यहाँ से m की पावर 1 बचेगा, l2 है, ऊपर 1 है तो ऊपर जाके ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे ये प्लस हो जाएगा, तो t की पावर क्या बचेगा -1, यानी कि m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। ओके, और अगर यूनिट निकाले हम, यूनिट क्या आएगी, यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। देखो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट होगी, ये टाइम बन गया एक तरह से सेकंड, तो पास्कल सेकंड की पावर -1 यहाँ पे, तो पास्कल सेकंड बन गई ना यूनिट इसकी, क्या बन गई है, पास्कल सेकंड जो है वो इसकी यूनिट हो गई है, पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड इसकी यूनिट हो गई है। और भी हमारे पास कई फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि 13 नंबर पे हम करते हैं लीनियर मास डेंसिटी कर लेते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। मास किसी ऑब्जेक्ट का डिवाइड बाय इसकी लेंथ, तो मास की यूनिट होगी, मास के लिए डायमेंशन फार्मूला m की पावर 1, नीचे l की पावर 1, तो m1 l की पावर -1, t की पावर 0, ये इसका डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा। और यूनिट आ जाएगी इसकी किलोग्राम पर मीटर, क्या आ जाएगी, किलोग्राम पर मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर की पावर -1। तो ये हमारे पास नियर अबाउट 30 डायमेंशनल फार्मूले हो गए हैं। और भी बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले हमारे पास हैं, बट फर्स्ट यूनिट में ज़्यादातर इन्हीं का हम यूज करेंगे। और यूनिट वाइज हर एक यूनिट में जो टॉपिक आएगा उसका डायमेंशनल फार्मूला साथ में आपको लर्न होता रहेगा। अगर फिर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई हमारे पास ऐसा आता है, तो ऐसी क्वांटिटी आती है, तो मैं उसका डायमेंशनल फार्मूला साथ में करवा दूँगा। ओके, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला मुझे याद आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं हम। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े हुए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सारे के सारे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े हैं। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे साइन थीटा है, चाहे कोस थीटा है, चाहे टेंजेंट थीटा है, देखो सबके सब हम लेंथ को लेंथ से डिवाइड करके निकालते हैं। इसका फॉर्मूला लगाते हैं साइन थीटा का हम, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और ये क्या होता है, टेंजेंट थीटा को हम क्या राइट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीनिंग ये सारे के सारे जो है लेंथ ही आते हैं, लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, m0 l0 t0, मीनिंग इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, डायमेंशन लेस है ये। जिस क्वांटिटी का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी कोई यूनिट भी नहीं है, नो यूनिट, कोई यूनिट भी नहीं है इसकी। तो डायमेंशनल एनालिसिस के मेन पार्ट पे आते हैं। हमने डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ा था, हमारे पास कुछ यूज है डायमेंशनल इक्वेशन के, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन के कुछ यूज हमारे पास है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम इसके 3 तरह से इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट,
into another system. मीनिंग क्या, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एसआई से सीजीएस में, सीजीएस से एसआई में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा यूज जो है इनका, चेक कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को वो करेक्ट है या नहीं, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूलाज। जो फॉर्मूले हमारे पास है उनको हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं भी कोई गिवन फॉर्मूला हमारे पास जो गिवन है वो करेक्ट है या नहीं। अभी आगे डिस्कस करेंगे ये भी हम। और लास्ट वन, हम कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या कोई भी फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूले डिराइव, ये मीनिंग तीन बेसिक यूज इसके हैं। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस, वो फॉर्मूला हमने जो राइट किया वो करेक्ट किया है या इनकरेक्ट किया है वो चेक कर सकते हैं। और तीसरा जो हम डिराइव कर सकते हैं क्या, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन, अगर हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है वो और उनके बीच में आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना है, हम वो फॉर्मूला और रिलेशन डिराइव कर सकते हैं क्या यूज करके, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, पहला केस करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं हम कि कैसे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें। कुछ स्टेप इन्वॉल्व है इसमें, वो स्टेप देखिए। फर्स्ट केस हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इन अनदर सिस्टम। हम दो सिस्टम कंसीडर करते हैं, एक सिस्टम जिसके अंदर यूनिट जो है U1 यूनिट है और ये सिस्टम 1, इसको क्या मान लेते हैं, सिस्टम फर्स्ट मान लेते हैं, जिसमें यूनिट जो है वो U1 है और मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, N1। तो किसी भी, मान लो कोई x फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, पहले भी हम कर चुके हैं। x जो है हमारे पास, इसको लिखने का एक ही तरीका है इसको लिखने का, उसका नंबर और साथ में उसकी यूनिट। तो N1 और U1 हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। और हम ये सपोज करते हैं यूनिट जो है फर्स्ट सिस्टम में यूनिट, उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म में लिखते हैं। मान लो M1 जो है वो मास की यूनिट है, L1 जो है वो टाइम की यूनिट है, और L1 जो है वो लेंथ की यूनिट है, और T1 जो है वो टाइम की यूनिट है। तो हमने U1 को इस तरह से राइट कर दिया। तो हम x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर x को हम लिखेंगे N1, M1, L1, T1। और यहाँ पे हम ये भी सपोज कर लेते हैं भी इनके जो पावर्स भी है कुछ A, B और C, A, B, C। ये मास का जो हमारे पास डायमेंशन गिवन है वो A गिवन है, लेंथ का B गिवन है, टाइम का C गिवन है। तो हमने इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को इस तरह से राइट कर दिया। ऐसे ही अगर हम इसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में राइट करते हैं, जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू अब हो गया N2 और यूनिट हमारे पास क्या है U2, और U2 को हम राइट करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म में। मास को हमने अब M1 की जगह M2 लिख दिया, सेकंड सिस्टम आ गया। बट डायमेंशन सेम रहेंगे क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम। तो M की पावर A है तो इधर भी A लेना पड़ेगा। L2 लिख दिया दूसरे सिस्टम में लेंथ की यूनिट, तो पावर वही रहेगी B, और टाइम जो है T2 लिख दिया, यहाँ पावर क्या रहेगी, C। तो बेसिकली हम इस फंडामेंट का यूज करते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो सिस्टम 1 में हो चाहे सिस्टम 2 में हो, उसका डायमेंशन फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। मास, लेंथ और टाइम के जो डायमेंशन है वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। कभी भी डायमेंशनल फार्मूला हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, A L B T की पावर C। मीनिंग जो पावर एक सिस्टम में लेंथ की, मास की है, वही दूसरे सिस्टम में रहेगी। तो इसका हम यूज करते हैं इस आइडेंटिटी का। तो ये हमारे पास आ गई यूनिट इसकी। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लिखेंगे N2, ये हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया। अब देखो, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी दोनों ही तरफ सेम है, अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो वो थोड़ी चेंज होगी, सिर्फ हमने यूनिट चेंज की है, डायमेंशन भी चेंज नहीं होंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, इसका मीनिंग लेफ्ट साइड जब इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी इनकी इक्वल। तो N2
m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c, ये जो क्वांटिटी आएगी हमारे पास किसके इक्वल आएगी, हम बेसिकली हम यहाँ क्या राइट कर सकते हैं, n2 u2 इज इक्वल टू n1 u1 राइट कर सकते हैं। तो ऐसे हमने इसको राइट किया, n1 आ जाएगा m1 l1 t1, यहाँ पावर a b c, इस तरह से हमने इसको राइट कर दिया। तो हमें एक फाइंड आउट क्या करना है, हमें n2 फाइंड आउट करना है। n2 का हम फॉर्मूला बना लेंगे, कहीं ना कहीं ये इस क्वांटिटी को इधर ले आओ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो m1 l1 t1, और m के डिवाइड में हम m2 कर देते हैं, l के डिवाइड में l2 कर देते हैं, t के डिवाइड में t2 कर देते हैं, क्योंकि इनकी पावर जो है वो सेम है। इसकी पावर a और इसकी पावर हो जाएगी b और लास्ट की पावर क्या हो जाएगी c। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया जिसका हम यूज कर सकते हैं, एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी तरह की फिजिकल क्वांटिटी, एक तरह की एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए, जो लिखी है हमने ये क्वांटिटी जो लिखी हुई है ये कौन सी क्वांटिटी है। अब देखो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, स्मॉल n लिखते हैं इसको, n को क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि साइन कन्वेंशन है ये। तो 10 न्यूटन को हमें डाइन्स में कन्वर्ट करना है। 10 न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मीनिंग न्यूटन जो है वो SI यूनिट होती है। न्यूटन क्या है, SI यूनिट। न्यूटन जो है SI यूनिट है, किसकी यूनिट है, फोर्स की। और जबकि डाइन जो है वो CGS यूनिट है, ये भी किसकी यूनिट है, फोर्स की। ऐसा तो है नहीं कि हम एक क्वांटिटी को दूसरी में चेंज कर दें, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, फोर्स है तो फोर्स ही रहेगी। अब सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें राइट कर लेना है। एक तरफ राइट कर लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला फोर्स के लिए, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें a की वैल्यू आ गई 1, ये देखो m की पावर जो है, b की वैल्यू आ जाएगी, ये भी 1 है, और जो t की वैल्यू आई मीनिंग हमारे पास c की जो वैल्यू आई है, ये जो c है, ये टाइम की पावर जो आई है, ये कितनी आई है, -2, मीनिंग a b c हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया सबसे पहले। अब देखो ये SI सिस्टम है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन है 10 न्यूटन गिवन है, 10 न्यूटन। अब न्यूटन को हम कैसे कन्वर्ट करें, U1 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें, क्योंकि ये SI सिस्टम है। तो न्यूटन को पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में अगर हम राइट करें तो कैसे राइट करेंगे हम इसको, ये N1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये N1 की वैल्यू हो जाएगी, N1 फर्स्ट सिस्टम के अंदर हमारा है N1 कितना, ये नंबर जो इसके आगे है इसको राइट करेंगे। और जो यूनिट हमारी आई है U, ये क्या है, न्यूटन। और न्यूटन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फंडामेंटल फॉर्म में, MLT, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम लिया हुआ है। और पावर हमारी जो ABC आनी थी वो यहाँ से पुट करेंगे, इसकी पावर 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगी, -2। यहाँ जो हमने M1 कंसीडर किया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मास, किलोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि SI सिस्टम में मास की यूनिट जो है वो किलोग्राम होती है। और L1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, मीटर को, क्योंकि SI सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। और T1 रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, टाइम की यूनिट क्या है यहाँ पे, सेकेंड है। अब दूसरे सिस्टम में आते हैं हम। दूसरे सिस्टम में अगर चेक करें हमें नहीं पता N2 की वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो वही है हमारे पास। अब क्या हो जाएगा, F = N2 डाइन्स हो जाएगा, N2 डाइन हो जाएगा। तो N2 डाइन अगर हमें निकालना है, डाइन है CGS यूनिट, तो यहाँ पे हम जो U2 हमारे पास है, U2 को क्या राइट करें, डाइन लिखेंगे इसको हम। और डाइन को लिखने का फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, बस क्या चेंज हो जाएगी, यूनिट। अब M की जगह M1 की जगह M2, L2 और T2 हो जाए, लेकिन डायमेंशन सेम रहेंगे, 1 1 -2, यानी कि ABC की वैल्यू तो अब भी सेम है। बट यहाँ जो M2 की वैल्यू है, M2 की वैल्यू अब यहाँ क्या आ जाएगी, ग्राम आ जाएगी। और L2 की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर हो जाएगी, और T2 की वैल्यू वही क्या, सेकेंड। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले का यूज करना है, जो ऊपर ये फॉर्मूला लिखा है, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस। तो N2 कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमारे पास है N1 M1 डिवाइड बाई M2
पावर आ जाएगी a, L1 डिवाइड बाई L2 पावर आ जाएगी b, और T1 डिवाइड बाई T2 पावर आ जाएगी c। सिर्फ हमें ये वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया, मीनिंग फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, सेकंड स्टेप हमारा ये होगा। अब थर्ड स्टेप में वैल्यू पुट करनी है। N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू हमें गिवन है 10, M1 किलोग्राम में है तो kg पुट कर दो, ये ग्राम में है तो ग्राम पुट कर दो, A की वैल्यू 1 है, L1 हमारा मीटर में है, L2 हमारा सेंटीमीटर में है, और B की वैल्यू भी 1 है, और T1 ये भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में है, और C की वैल्यू हमारे पास -2 है। देखो ये तो कैंसिल ही हो जाएगी। अब हमें क्या करना है इसमें, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, यानी कि ऊपर और नीचे हमें सेम बनाना है, सेम यूनिट्स बनानी है। तो ये आ जाएगा 10, हमें पता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है, और नीचे भी क्या आ जाएगा ग्राम, और इसकी पावर कितनी है 1। ऐसे ही 1 मीटर जो वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, नीचे भी क्या है सेंटीमीटर, तो इसकी पावर 1, ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी आए 1 ही आएगा, तो 1 लिख देते हैं इसकी जगह। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आई यहाँ से आया 10, पावर 1 है तो यहाँ से आ गया 1000, और यहाँ से हमारे पास आ गया 100। तो मीनिंग ये वैल्यू हमारे पास, इसको राइट कर सकते हैं 10 की पावर कितनी जीरो है, 2 3 5 और 1 6 जीरो आ गई है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, N2 की वैल्यू आ गई है। अब फर्दर हमें क्या करना है, इस N2 की वैल्यू को फर्दर पुट करना है। हमें पता है N1 U1 जो आएगा N2 U2 के इक्वल होता है। तो N1 था हमारे पास 10, U1 था न्यूटन, दिस इज इक्वल टू N2 की वैल्यू आई हमारे पास 10 की पावर 6, और U की वैल्यू क्या थी डाइन। तो मीनिंग 10 न्यूटन किसके इक्वल आ गया 10 की पावर 6 डाइन के। अगर 1 न्यूटन होता तो एक जीरो और हटा देते हम यहाँ से, 10 कैंसिल करते, इधर से भी 10 कैंसिल करते, तो 10 की पावर 5 आ जाता है यहाँ से। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 100 जूल इनटू वर्क। देखो जूल किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है, और ये भी वर्क की है, ये SI यूनिट है, ये CGS यूनिट है। आप इसको ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को, इस तरह से आप डायमेंशंस का सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी तरह की फिजिकल क्वांटिटी में। देखो नेक्स्ट हमारे पास था करेक्टनेस चेक करना किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशंस का यूज़ करके। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है, जो जिस प्रिंसिपल का हम बेसिकली यूज करते हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसके अंदर यूज करते हैं, ऑफ डायमेंशंस। देखो बेसिकली हमारे पास क्या है, हम मास में मास को ऐड कर सकते हैं, लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कि हम मास में किसको ऐड कर दें, लेंथ को ऐड कर दें। ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ही गलत है। मास में एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। भी कोई भी जो फॉर्मूला हमने राइट किया है, कोई भी फॉर्मूला हमने राइट किया है, मान लो जो भी हम कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूले के लेफ़्ट साइड और राइट साइड, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज आएगी, तो रिस्पेक्टिव फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर आएगी, जो डायमेंशन आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, दोनों ही तरफ इक्वल आएगा। रिस्पेक्टिव मीनिंग जितना डायमेंशन मास का लेफ्ट साइड आएगा उतना ही डायमेंशन मास का किधर आएगा, राइट साइड आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी का यूज़ करने वाले हैं करेक्टनेस चेक करने के लिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, हमें एक फॉर्मूला टाइम पीरियड का फॉर्मूला, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइड बाई जी। ये फॉर्मूला गिवन है हमारे पास टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम के लिए कह सकते हो, जहाँ पे L जो है, L इज लेंथ, G जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
और तीसरा जो हमारे पास यहाँ टी गिवन है, ठीक है, टाइम पीरियड है, ये गिवन है। हमें क्या चेक करना है, इस रिलेशन को चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो करने किसका यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करेंगे। लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन आएंगे मास, लेंथ और टाइम के, वो किसके इक्वल आने चाहिए, राइट के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड में तो टाइम ही गिवन है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, ये लेफ्ट का आ गया। दूसरी तरफ लिखेंगे राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2 पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, नो डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता इसका, इसको छोड़ देंगे हम। उसके बाद आया लेंथ हमारे पास, l लेंथ है, लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, m0 l1 t0। उसके बाद g गिवन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का हमारे पास होता है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2, और पूरे का स्क्वायर रूट गिवन है। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है, पावर 1/2। तो इसको हम लेफ्ट साइड, राइट साइड को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे पहले थोड़ा सा। तो m की पावर 0 है, l की पावर कैंसिल हो जाएगा, t की पावर -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t की पावर 2, और इसकी बाहर पावर गिवन है 1/2। 1/2 से क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ चेक करें, डायमेंशन चेक करें, देखो मास का डायमेंशन लेफ्ट साइड में 0 है, इधर भी राइट साइड में भी मास का डायमेंशन 0 है, लेंथ का डायमेंशन 0 है, इधर भी लेंथ का डायमेंशन 0 है, और लेफ्ट साइड में टाइम का डायमेंशन 1 है, तो इधर भी टाइम का डायमेंशन क्या है, 1 ही है। तो इसका मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी गिवन रिलेशन इज करेक्ट, क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा रिलेशन। तो इस तरह से हमें करेक्टनेस चेक करनी, बड़ा इजी काम है। दोनों तरफ के डायमेंशन लिखो और मास का कंपेयर करो पहले, फिर लेंथ का कंपेयर करो, फिर टाइम का। अगर दोनों ही तरफ रिस्पेक्टिव डायमेंशन सेम है तो इसका मीनिंग गिवन फिजिकल रिलेशन क्या है, हमारा करेक्ट है। तो मैंने पहले ही लिख दिया, कभी लेंथी हो जाए। तो क्या फाइंड आउट, क्या करना है, थर्ड केस डिस्कस करते हैं हम फिजिकल रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। मैंने एक प्रॉब्लम लिया है यहाँ पे, इस प्रॉब्लम से ही करते हैं। भी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स वेयर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड ऑन मास, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम ये सपोज करें एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है और तो उसके ऊपर नेचुरली ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होगा F, और अगर सर्कल का रेडियस r है और बॉडी का मास m है और ऑब्जेक्ट का मास m है और वो v वेलोसिटी के साथ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम डायमेंशंस का यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले राइट करो फोर्स किस किस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली लगाएंगे किस किस पे डिपेंड कर रहा है, हमें नहीं पता क्या क्या पावर है, मास पे डिपेंड करता है, अपनी तरफ से पावर सपोज कर लो a, डायमेंशन नहीं पता ना हमें मास की पावर कितनी है, तो ये पावर्स हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरा रेडियस पे डिपेंड करता है तो r को सपोज कर लो b, और तीसरा डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी की पावर नहीं गिवन तो हम सपोज कर लेते हैं c। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, और इसमें हम डायरेक्टली को हटा करके कॉन्स्टेंट लगा लेते हैं k, तो m की पावर a, r की पावर b और v की पावर क्या हो जाएगी c। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच क्वांटिटी ऑन बोथ साइड। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ईच क्वांटिटी। हर एक क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला राइट करेंगे हम। तो ये f आ जाएगा हमारे पास, f के लिए लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m⁻1 l⁻1 t की पावर -2। और इधर राइट साइड पे भी राइट कर लेते हैं। राइट पे हमारे पास जो क्वांटिटी है m मास है, सबसे पहले मास की पावर 1 आ जाएगा, लेंथ इसमें नहीं है, टाइम की पावर नहीं है, तो मास के लिए हमने लिख दिया ये डायमेंशनल फार्मूला पावर a। फिर हमारे पास है रेडियस, रेडियस तो लेंथ ही होता है, तो m की पावर 0, l की पावर हो जाएगा 1 और t की पावर 0, इसकी पावर आ जाएगी b। और तीसरा हमारे पास गिवन है वेलोसिटी, वेलोसिटी में मास की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। तो ये हमने डायमेंशनल फार्मूला राइट कर दिया, इसकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे c। ऐसे हमने लिख दिया। इसको अब कंबाइन करना है, सब में मास की पावर एक साथ कर दो। यहाँ 1 है तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a आ जाएगा, और किसी भी मास नहीं है। यहाँ l की पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ से b आ जाएगी, l की पावर b, और यहाँ से c आएगी तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, b + c हो जाएगी।
और तीसरा हमारे पास टाइम गिवन है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ टाइम के पावर -1 है, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का c हो जाएगा। और जो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी के को हम मान के चले हैं ये डायमेंशन लेस है, इसके लिए कुछ भी राइट नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तीनों के डायमेंशन हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस कंपेयर करने हैं। तो पहले मास का कंपेयर करते हैं। इधर a है, यहाँ पे 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अगर हम लेंथ का कंपेयर करते हैं, यहाँ पे b प्लस सी है, b प्लस सी, क्योंकि कोई भी डायमेंशन तब करेक्ट होगा, कोई भी रिलेशन तब करेक्ट होता है अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर दोनों तरफ क्या रहती है, रिस्पेक्टिव फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर सेम रहती है। तो सुपर कहीं ना कहीं हमने प्रिंसिपल होमोजेनिटी यूज कर लिया यहाँ भी, यहाँ एल ये आ जाएगा 1 के इक्वल, और टाइम की पावर -c है तो -c किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई है और c की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल करके 2। और अगर इसमें हम c की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो b प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो मीनिंग हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा होगा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 4 पे आते हैं हम, लास्ट स्टेप पे आते हैं अपने। स्टेप 4 हमें क्या करना है, इक्वेशन जो हमारी थी, ये इक्वेशन जो हमारी थी, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, a b c कुछ भी नाम दे दो। इसमें हमें वैल्यू को पुट कर देना इस इक्वेशन में, या ऊपर वाले में भी पुट कर सकते हो आप डायरेक्ट। तो फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स के लिए k, m की पावर a, m जो गिवन है मास, इसकी पावर a थी, a की वैल्यू 1 है तो मास की पावर 1। फिर हमारे पास r, रेडियस b की वैल्यू हमारे पास आई -1, और v की पावर c था, c की वैल्यू हमारे पास आई है 2। तो ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो f इज इक्वल टू k m की पावर 1, इसको हम m ही राइट कर सकते हैं। तो चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, f इज इक्वल टू k m v का स्केयर है, और r की पावर -1 है, इसलिए r कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या डिराइव हो गया, फॉर्मूला किसकी फॉर्म में, किसका, फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का, मास, वेलोसिटी और रेडियस के साथ। या हम इसको दोबारा डायरेक्टली लगा करके ऐसे भी राइट कर सकते हैं, फोर्स हमारे पास जो आएगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v स्केयर डिवाइड बाई r। तो हम डिपेंडेंस निकाल सकते हैं, ये फोर्स मास की कितनी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी की कितनी पावर के है, और रेडियस की कितनी पावर के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा डायमेंशंस का टॉपिक। हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।